हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अपन स्टार्ट कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। ठीक है, अब तुम्हारी साथ साथ में यहाँ पर मेरे पास में कैमरे में अलग से रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है बेटा, इसलिए ध्यान से। ठीक है, हम कल पढ़ के आ गए थे, हमारा टॉपिक सारा कंप्लीट वो तुम लोगों ने देख लिया होगा। किस तरीके से मैंने लास्ट में फेज रूल समझाया। ये एक फेज रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहां आप लोगों ने पता किया होगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम कब कह रहे हैं, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट हम कब कह रहे हैं। कब आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रिपल पॉइंट किस एटमॉस्फेयर पे मिलता है और क्या उसका कंसंट्रेशन मतलब टेम्परेचर रहता है और क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। 4.85 mm ऑफ Hg और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर आपने देखा कि आपको एक ट्रिपल पॉइंट मिलता है, जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक ही फेज में रहते हैं। यहां तक आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर पर आ जाए, वही टेम्परेचर उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। दैट मीन्स वहां से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? अब इस बॉइलिंग को हम पूरा का पूरा अच्छे से समझते हैं। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, आओ पहले इस चीज को बड़ा ढंग से आप समझिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज। बड़ा ढंग से आप देखिएगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास में इस तरीके से ये एक कंटेनर है। डन बेटा, ये मेरे पास में एक कंटेनर है। डन, इस कंटेनर के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास में यहां पर कोई भी, ये लीजिए इस तरीके से, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से मेरे पास में इस कंटेनर में कोई भी प्योर लिक्विड है। मैंने क्या कहा? प्योर लिक्विड है। बड़ा ढंग से समझिएगा एक एक पॉइंट को। मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। और इस प्योर सॉल्वेंट का अगर मैं आपसे बात करूं तो इस प्योर सॉल्वेंट को अगर मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, किससे डिनोट कर रहा हूं? बी से डिनोट कर रहा हूं। तो इस प्योर सॉल्वेंट की जो यहाँ पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल्स डेफिनेटली बी पार्टिकल्स होंगे। अब ये बी पार्टिकल्स क्या होंगे? वेपोराइज्ड होंगे। और इस तरीके से यहाँ पर होगा क्या? इनका वेपोराइजेशन होना स्टार्ट होगा। ये लीजिए, ये लीजिए, इस तरीके से ये सारे पार्टिकल्स वेपोराइज्ड हो रहे हैं। और एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर यहाँ क्या होगा? इनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर होगा, क्या वही मेरे पास में इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा? तो लुक, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर वेपर प्रेशर की, तो मैं कहूंगा P नॉट B। अब जैसे ही मैंने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, जैसे ही मैंने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने ऐड किया, तो सुनना कि अब मैं यहां पर इस प्योर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट को कह देता हूं X। क्या कह देता हूं? इसके X कह देता हूं। अब इसमें मैंने क्या कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही इसमें ऐड किया, तो अब हुआ क्या? आइए इस चीज को हम समझ लेते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही ऐड किया गया होगा तो हुआ क्या होगा? देखिए, यहां पर हमने डाला इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये रहा सॉल्वेंट। डन। और इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जाते ही क्या बेटा? ये सॉल्यूशन हो गया होगा क्या? अब मैं ये कहूंगा कि इस सरफेस के ऊपर तो ए बी के दोनों पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे। ए बी और ये लीजिए बी, इस तरीके से। अब मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर वेपोराइजेशन बी पार्टिकल्स का होगा। किसका होगा? बी पार्टिकल्स का वेपोराइजेशन होगा, ए पार्टिकल्स का नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉन वोलेटाइल। वो क्या है बेटा? नॉन वोलेटाइल है। लेकिन इससे हुआ क्या? सरफेस एरिया
जो था उसको ऑक्यूपाई किया किसने? सॉल्यूट के पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दोनों ने। लेकिन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वही वेपोराइज्ड हो रहे हैं, तो अवेलेबल सरफेस एरिया क्या हुआ बेटा? कम हो गया। किसके लिए? सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए। तो मैं ये कहूं कि अब अगर मैं यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन करा दूं, क्या करा दूं बेटा? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, और मैं आपसे ये कहूं कि एट द टाइम जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो पीएस होगा। क्लियर है? और इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको मैं वाई ले लेता हूं। क्लियर है? क्या ले लेता हूं? वाई। तो बड़ा ध्यान से देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ पी एस। क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझे? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। दैट मीन्स क्या हुआ? सॉल्यूशन में जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट से डेफिनेटली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट y इज ग्रेटर देन x। अब मैं बॉइलिंग पॉइंट कब कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इस सॉल्यूशन को मैंने बॉइल किया और पर्टिकुलर जिस प्रेशर पर, पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर, आ रही बात समझ? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जो कि मैं कह रहा हूं पीएस, इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वही पॉइंट मेरे पास में क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या पहले इतनी चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या? ये यहां तक कहानी समझ आ गई? तो आइए अब मैं बाय डेफिनेशन आपको समझा देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम को ही, पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। आगे बस हर एक लिक्विड के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो इसीलिए हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। मैंने क्या कहा? दिस टेम्परेचर इज फिक्स्ड फॉर एवरी लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए हर एक लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। क्लियर? हर एक के लिए बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है बेटा? हाँ, धीरे धीरे इसकी भी सारी पीपीटीज आप लोगों के पास में पहुंच जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है ना? आ रही है बात समझ? आज से देखिए सॉलिड इसकी भी पीपीटीज आपके पास में पहुंच जाएगी, डोंट वरी। तो देखिए इस तरीके से क्या ये आप लोगों को कहानी समझ आई? अब मैं आगे बढ़ता हूं और इस चीज को देखता हूं। देखिए और समझिए, ये आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है हम उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हमेशा ज्यादा होगा किससे बेटा? सॉल्वेंट से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए हमें बाहर से एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो आइए अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझता हूं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। लुक, हमने ये कहा कि लीजिए मेरे पास में इस तरीके से इस ग्राफ को मैं प्लॉट करता हूं पहले, और आराम से हम समझते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे पास में एक था प्योर सॉल्वेंट और एक था मेरे पास में प्योर सॉल्यूशन। लुक, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लेता हूं कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना है बेटा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। क्लियर है? अब बड़ा ध्यान से देखिए, मैंने ये कहा कि ये मेरे पास में, ये लीजिए, मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास में क्या है बेटा? ये लीजिए, ये मेरे पास में और ये मेरे पास में 2 है। बड़ा ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को समझिएगा। मैंने अगर आपसे
इसलिए कहा कि देखिए ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में सॉल्वेंट जो कि मेरे पास में प्योर है, और ये मेरे पास में सॉल्यूशन। क्लियर है? क्या है बेटा? ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। देखिए वेपर प्रेशर, बात समझ में आ रही? सॉल्वेंट से जैसे ही सॉल्यूशन पे गया वेपर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। क्लियर? अब आइए आप इस बात को समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मैं पर्टिकुलर 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आप लोगों से इस बात को डिस्कस करता हूं कि ये लीजिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। क्लियर है? और इसको अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं तो इसके ऊपर लुक, ये जो पॉइंट मेरे पास में आया है, डन, और ये जो मेरे पास में पॉइंट आया है, इस पॉइंट को जर्नली में आप लोगों से ये कहूंगा कि ये मेरे पास में लीजिए जो ये पॉइंट मिला है। क्लियर? और ये पॉइंट मुझे मिला है, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट हो गए। डन बेटा? तो मैं यहां कहता हूं कि ये जो पूरा प्योर सॉल्वेंट है इसके बॉइलिंग पॉइंट को मैं T नॉट B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? T नॉट B से। क्लियर है? क्योंकि मेरे पास सॉल्वेंट था B और प्योर सॉल्वेंट का कर रहा हूं, इसलिए T नॉट B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जो मेरे पास में सॉल्यूशन है उसका मैं टेम्परेचर बता रहा हूं कि जब इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बराबर हो जाएगा तो यही इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो लुक बेटा, क्या इन बीच के इस डिफरेंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या मैं इसको T डेल्टा V बोल सकता हूं? आ रही है बात समझ में? और क्या मेरे पास में यही चीज कहलाएगी क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जबकि ये क्या है मेरे पास में? बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट्स इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या चीज बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, आ रही बात समझ में? क्लियर ना? एलिवेशन जो बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, वही हमारे पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस बात को अपने दिमाग में फिर से अच्छे से आप डाल लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो मेरे पास में ये बना डेल्टा बी, और ये वेपर प्रेशर और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया। कहां से? इन दो कंटेनरों को देखते हो। ये प्योर सॉल्वेंट था और ये मेरे पास में सॉल्यूशन था। क्लियर है बेटा? और पर्टिकुलर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर के ऊपर इक्वल हुआ, वही उस सॉल्यूशन का क्या कहलाया बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। तो जर्नली ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास में जर्नली कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही मैंने ऐड किया तो मैं लिख रहा हूं NVS। NVS का मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आ रही है बात समझ? जैसे ही मैंने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैंने ऐड किया, ये लीजिए ऐड किया, ये मेरे पास में सॉल्वेंट है, तो हुआ क्या बेटा? वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। क्या हुआ? वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। नो डाउट कि वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट 100% इंक्रीज होगा। मुद्दा ये है कि अब ये जो T नॉट B है, ये क्या चीज है? आ रही है बात समझ में? ये T नॉट B क्या है? तो मैं कहूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलूंगा बेटा मैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। और मैं इसको कहूंगा TB, तो मैं कहूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही? अब आप नोटिस कीजिए कि डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन TB is greater than T not B. Say yes या no? क्या ये आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है क्या बेटा? तो मैं कहूंगा इज एलिवेटेड। क्या हुआ बेटा? इसी पूरी चीज को क्या कहूंगा? बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड
क्या कह रहा हूं उसको कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी चीज को हमने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट इज एडेड। क्लियर है। और इन दोनों का डिफरेंस अगर अब मैं डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेता हूं तो लुक, टीबी माइनस का टी नॉट बी। क्लियर है क्या बेटा। और यही चीज मेरे पास में क्या कहलाएगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बड़े ध्यान से आप लोग एक एक चीज को समझना, तो आपके ये चीजें धीरे धीरे से आप समझ में आने लगेंगी कि ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज और किस तरीके से इसको कंप्लीटली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लुक बेटा, और समझने की कोशिश करना बड़ा ध्यान से। मैं इसमें से किसी चीज को माइनस कर रहा हूं। क्लियर है बेटा। जो सॉल्यूशन का मेरे पास में बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से सॉल्वेंट का मैं बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा। और अगर ये बड़ा है तो क्या मैं इस चीज को ऐसे कह सकता हूं क्या कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दिमाग में इस एक नंबर इक्वेशन को सदा के लिए डाल लेना। सदा के लिए डाल लेना मीन्स मैंने क्या कहा बेटा, मैंने ये कहा है कि अगर किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली, आ रही है बात समझ में, उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जनरली जब हम लास्ट में जाकर के पीछे क्वेश्चन सॉल्व करें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो जो रिजल्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मुझे देखने को मिलेगा वही रिजल्ट मुझे बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी देखना आना चाहिए। क्लियर है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आइए हम थोड़ी सी इनके ऊपर थर्मोडायनामिक स्टडी करते हैं। क्लियर है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास में डेल्टा टीबी विल इक्वल टू टीबी माइनस का टी नॉट बी। ये लीजिए, मैं सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। आप इसको सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लीजिए कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। डन। ये मेरे पास में क्या है, ये लीजिए, ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर है बेटा। अब एक बात बताइए आप मुझे कि जनरली मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास में ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास में इस तरीके से कोई सॉल्वेंट है और मैंने इसमें डाल दिया एनवीएस। एनवीएस मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मो डायनामिक्स, आ रही बात समझ में, इस सॉल्यूशन के अंदर डिसऑर्डरनेस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देता हूं, वो डिसोसिएट हो जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं तो वहां पर डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो जाती है और एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूंगा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो आइए अब मैं आपसे सबसे पहले डिस्कशन करता हूं कि भाई एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती है। एंट्रोपी सबसे ज्यादा तो गैस की होती है क्योंकि उसमें तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद में एंट्रोपी किसकी होती है, लिक्विड की। और सबसे लास्ट में एंट्रोपी किसकी होती है, कम, सॉलिड की एंट्रोपी होती है। क्लियर है बेटा। तो मैं अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं एंट्रोपी ऑफ वेपर। वेपर क्यों, क्योंकि आपने देखा कि यहां पर मेरे पास में वेपर प्रेशर जनरेट हुआ है तो कुल मिलाकर के गैसीय फेस आई किसकी, सॉल्वेंट की। तो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपसे किसके बेटा, एंट्रोपी ऑफ वेपर। फिर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया था। क्लियर है क्या, एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है। और फिर उस सॉल्वेंट के अंदर मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
डाल दिया तो वो मिल गया सॉल्यूशन। तो मैं बात कर रहा हूं अब एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन की। ये लीजिए, अब इसके बीच क्या रिलेशन होगा, इसी रिलेशन को हम समझते हैं और एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए सारे फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। लोग बेटा थोड़ा सा इस चीज को अब आप लोग समझने का प्रयास करना। मैंने क्या कहा लोग और समझिए। मैं ये कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स मेरे पास में इस तरह का एक ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ तैयार करता हूं। ये लीजिए और बड़ा ध्यान से अब आप समझिए। सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सबसे पहले मेरे पास में क्या आएगा, ये लीजिए। फिर उसके बाद मेरे पास में क्या आएगा, ये लीजिए। फिर उसके बाद मेरे पास में क्या आएगा, ये लीजिए। तो मैं इसको कह रहा हूं एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? फिर मैं कहता हूं एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन और फिर मैं यहां पर बात करता हूं एंट्रोपी ऑफ वेपर। ये लीजिए, एंट्रोपी ऑफ वेपर, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन और एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। मेरी बात समझ में आई? अब बड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस गैप को नोटिस करूं, क्लियर है बेटा? और इस गैप को बड़ा ध्यान से देखिए, ये चीज आ गई क्या? क्लियर है बेटा? और एंट्रोपी को जनरली अपन एस से दिखा रहे हैं। तो मेरे पास में ये एंट्रोपी क्या कहलाएगी बेटा, ये वाली डेल्टा एस सॉल्यूशन। हाँ या ना? जो डिफरेंस आ रहा है वो सॉल्यूशन और वेपर के बीच में, तो एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन। जबकि सॉल्वेंट से अगर वो वेपर में जाता है तो मैं इसको क्या कहूंगा बेटा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्वेंट। ये लीजिए, सबसे पहली चीज, ये पूरा गैप क्या कह रहा है, बोलो एंट्रोपी चेंज इन सॉल्वेंट। और ये क्या कहला रहा है बेटा, एंट्रोपी चेंज इन सॉल्यूशन, जिसको मैंने आप लोगों को डेल्टा एस से एक्सप्लेन किया है कि एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन और एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। मेरी बात समझ में आ रही? तो अब बड़ा ध्यान से देखिए, जब आप इस चीज को कहते हुए आए, किस चीज को कहते हुए आए कि डेल्टा टीवी, जो आपके पास में था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, आपने भाई यही तो कहा था लोग कि डेल्टा टीबी जो होगा वो टीबी माइनस का टी नॉट बी के इक्वल होगा। और अभी अभी आपने ये भी तो कहा है, क्या कहा है कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी। ये लीजिए, इन दो चीजों पर हम डिस्कशन पूरा करते हुए आ गए। आइए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो एंट्रोपी चेंज है, ये वेपोराइजेशन, एंट्रोपी चेंज जो है सॉल्वेंट, अगर इसके ऊपर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्वेश्चन क्या होगा, तो लुक बेटा, अभी आप पढ़ करके आए हो कि जो टेम्परेचर होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो एंट्रोपी चेंज पर मैं अब डिस्कशन कर रहा हूं आपसे कि यहां पर ये एंट्रोपी चेंज सॉल्यूशन है और ये एंट्रोपी चेंज सॉल्वेंट है। तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं आप लोगों को समझाने के लिए, यहां से हमें कई तरह के नए फार्मूले देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पहले फार्मूले पर डिस्कस करूं तो बड़ा ध्यान से देखना, डेल्टा एस वेपोराइजेशन। बात समझ में आ रही? डेल्टा एस वेपोराइजेशन, क्लियर है ना? एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, कि भाई एंट्रोपी चेंज कितना होगा किसी भी चीज को वेपोराइज करने में। तो देखिए बेटा, क्या आपने अब जो टेम्परेचर दिया है उसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा? यस। और अगर आप सिंगल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहे हो तो क्या अब उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा? यस। तो मैं कहूंगा एंथैल्पी चेंज, क्लियर है बेटा, ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टी। और ये टी क्या है बेटा, ये टी क्या है, ये है टी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? जिसके ऊपर वो बॉईल हो रहा होगा। आ गई बात समझ में? तो मैं ये कहूंगा ये जो टेम्परेचर है ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये लीजिए, और ये थर्मोडायनामिक्स का अगर आप पढ़ के आए होंगे तो सेकेंड लॉ भी
आप लोगों की समझ में आएगा। क्लियर है क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डी एस, आप ये पढ़ कर के आए। तो डेल्टा एच को मैं करता हूं उससे टी, तो ये इस तरह की सी आएगी और बीच बीच में मैं थर्मोडायनेमिक्स को रेगुलर जोड़ता रहूंगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं इसकी बात कहूं तो ये मेरे पास में सेम फॉर सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए ये मेरे पास में क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम फॉर सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। क्लियर है बेटा? आइए अभी इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा एस, अब मैं आपसे सॉल्यूशन की बात करता हूं और फिर मैं एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्वेंट की बात करता हूं। मैंने क्या कहा? एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्यूशन और एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्वेंट में क्या रिलेशन रहेगा? सबसे पहले मैंने आपको इस चीज के ऊपर डिस्कस करके बताया। आइए अब हम बात करते हैं डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? एंट्रोपी चेंज की। किस पर बात कर रहा हूं? सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्या मैं डेल्टा एच सबसे पहले तो वेपोराइजेशन लिख दूं, अब अपॉन, अब यहां टेम्परेचर क्या आना चाहिए? तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा क्या? तो कभी किसी भी सॉल्यूशन की अगर आप एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा बेटा? सॉल्यूशन का आएगा। जबकि यहां पर सॉल्यूट एंड एयर मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों के लिए कॉमन था, लेकिन अगर आप किसी सॉल्यूशन की निकाल रहे हो तो यहां पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको डालना होगा। क्लियर है क्या? आइए फिर मैं डिस्कस करता हूं आपसे अगेन एंट्रोपी चेंज का। ये लीजिए, अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अब अगर मेरे पास में इसी तरीके से डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज सॉल्वेंट होता, ये लीजिए, तो क्या मैं डेल्टा एच, ये लीजिए, वेपोराइजेशन अपॉन, अब क्या टी नॉट बी लिखता क्या? तो जो बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास में आ रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा बेटा? प्योर सॉल्वेंट का आएगा। तो ये लीजिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्वेंट और एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्यूशन और वेपोराइजेशन एंथैल्पी में आप मतलब एंट्रोपी में किस तरीके से आप रिलेशन को मेंटेन करोगे। क्लियर है बेटा? ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आई। क्यों? क्योंकि आप खुद कह के आ रहे हो कि जो भाई टी नॉट बी होता है इज लेस देन किससे? टीबी से। डन, ये चीज तो आप कहते ही आ रहे हो। तो अब इस सारे एक्सपेरिमेंटली चीजों को कैलकुलेट करने के बाद में ये पता लगाया गया कि जो आप सॉल्यूट डाल रहे हो उस सॉल्यूट से वेपर प्रेशर कम हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब आप पीछे पढ़ करके आए थे इस चीज को कि वास्तव के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो तीन होती है वो मोलालिटी पर डिपेंड करती है। तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि मोलालिटी डायरेक्ट मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। दैट मीन्स आपने जो सॉल्यूट डाला है वो सॉल्यूट कितने केजी सॉल्वेंट में मिलाया है। आ रही है बात समझ में? क्लियर ना? कितने ग्राम मतलब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट आपने डाला या ग्राम में डाला, वो सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई और ये कहा गया कि एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं, लुक देखिएगा, मैं आपसे ये चीज कह रहा हूं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आ रही है बेटा बात समझ में? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्यों है? क्योंकि आपने जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है ये उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगी कि आपने डाला कितना है। तो मैंने क्या कहा कि एलिवेशन in boiling point is a colligative properties. It has been found experimentally that it, क्या कह रहा हूं बेटा मैं? It has been
आ रही बात समझ? इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, क्या कहा मैंने कि डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोलालिटी के। ये एम जो मैंने लिखा है वो क्या है बेटा? मोलालिटी। बड़े ध्यान से समझना, ये एम क्या है मेरे पास में? पहले तो ये चीज, ये आपके बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। दिस इज मोलालिटी, क्लियर है? अब जो आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों केस हो सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नाइदर डिसोसिएशन नाइदर एसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर ऑलवेज 1। क्लियर? तो अब मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटा दूं और इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटा करके एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूं, तो मैं यहां कहूंगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के मैं लगा रहा हूं केबी और साथ में ये मोलालिटी। ये लीजिए, क्या मेरी बात समझ में आ गई? सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए था। दूसरी चीज अब मैं आपसे डिस्कस करूं, ये लीजिए कि अब मैं आपसे डिस्कस करूं कि भाई जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है वो इलेक्ट्रोलाइट, आ रही बात? कहने का मतलब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में उसके आपको ऑब्जर्व मोल मिलेंगे, आपको थ्योरेटिकल निकालने हैं। और आप सीख के आए थे कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एन ऑब्जर्व अपॉन एन थ्योरेटिकल। डन? तो क्या अब मैं यहां पर इस चीज को बड़े अच्छे से कह सकता हूं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आयोटा के बी इंटू मोलालिटी। ये लीजिए, बोलिए पहले ये चीज बिल्कुल क्लियर, हाँ या ना? डन? अब आइए सबसे पहले मैं चलता हूं कि यहां पर ये केबी क्या है, और सारे कंपटीशन एग्जाम में इस केबी के ऊपर आपसे बहुत ज्यादा डिस्कशन किया जाता है। मैंने क्या कहा? ये केबी क्या है भाई? तो मैं ये कहूंगा, आ रही है बात समझ? वेयर केबी, आ रही बात समझ में? इज ए कांस्टेंट। क्या है बेटा? इज ए कांस्टेंट, और इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसको? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको अपन कहते हैं इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहा मैंने इसको? हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर हम कहते हैं इसको क्या बेटा? इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बहुत से कंपटीशन एग्जाम में इस इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट डिस्कस की जाती है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो आइए सबसे पहले हम इस इबिलो कांस्टेंट यूनिट की डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ये समझ लेते हैं, भाई यूनिट तो हमें डिस्कस करनी है, लेकिन हम ये चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं कह देता हूं फर्स्ट केस नंबर 1, मैंने कह दिया कि I इज इक्वल टू 1, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट मुझे दिया गया है और उस नॉन इलेक्ट्रोलाइट की मोलालिटी मुझे 1 दी गई। मैंने क्या कहा कि कोई भी मुझे जो दिया गया है सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, वो कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, और जो सॉल्यूशन है मेरे पास में जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जनरेट हुआ है उसकी मोलालिटी को मैं 1 मान लेता हूं। अगर मैं यहां दोनों चीजों को रख देता हूं तो क्या मुझे डेल्टा टी बी बराबर के बी के नजर आता है क्या? तो डेल्टा टी बी बराबर के बी आता है। तो कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट सॉल्यूशन होगा, और बेटा अगर वो मल मोलालिटी का सॉल्यूशन होगा तो उसके इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा और हमेशा उसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही आएगी। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? लुक, पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए थी। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं अगली चीज की। क्लियर है ना?
एलिवेशन, आ रही है बात समझ, बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, जो ये केबी है, अब समझ में आ गया होगा। वास्तव में केबी किस बात को बता रहा है? 1 मोलर सॉल्यूशन को बता रहा है। तो केबी इज डिफाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्रेस कर रहा है कौन? केबी। क्लियर हुआ बेटा? तो अब अगर मैं यहां से केबी की यूनिट पर आपसे डिस्कस करूं तो बड़ा ध्यान से देखिए, क्या मेरे पास में अब ये जो केबी की यूनिट है, वो केबी की यूनिट क्या कुछ इस तरीके से निकल करके आएगी? ये लीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास में अब ये केबी कुछ इस तरीके से होगा क्या? केबी विल इक्वल टू डेल्टा टीबी। देखिए, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन आई इंटू एम। और आप जानते हो कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन डेल्टा टीबी की यूनिट, ये तो टेम्परेचर में है, तो क्या मैं इसकी यूनिट को केल्विन लिख सकता हूं? और बड़ा ध्यान से देखिए, ये मेरे पास में एम मोलरिटी है, और मोलरिटी की यूनिट जो होती है, मोलरिटी की यूनिट होती है, वो होती है मोल पर केजी। क्लियर है क्या? क्या होती है बेटा? मोल्स पर केजी। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? मोल पर केजी। तो देखिए यूनिट क्या बनी? केल्विन केजी। मैंने क्या कहा? यूनिट क्या बनी? केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये लीजिए, तो सबसे पहली चीज क्या ये पता लग गया कि भाई इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट केबी की यूनिट क्या होगी? केल्विन केजी मोल इनवर्स। आ रही है बात समझ में? अब केबी इज ए कांस्टेंट। क्या है साहब? केबी इज ए कांस्टेंट। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको 101% क्वेश्चन में दी जाएगी। दैट मीन्स प्रॉब्लम में आपको इसकी वैल्यू दी जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे सिंपल आपको याद रखना होगा, वाटर के लिए केबी आपको कभी न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। वाटर के सिवा अगर कोई भी दूसरा सॉल्वेंट लेता है तो उस दूसरे सॉल्वेंट की केबी की वैल्यू आपको बकायदा वो प्रॉब्लम में देगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केबी इज कांस्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई? डन? मेरी बात क्लियर आ रही? बात से इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसीलिए आपको वो हमेशा प्रॉब्लम के अंदर केबी की वैल्यू देगा। वाटर के केस में हो सकता है दे भी और हो सकता है नहीं भी दे। तो आइए हम सबसे पहले इस केबी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर मुझे पर्टिकुलर यही कैलकुलेट करना होता, क्या साहब? केबी कैलकुलेट करना होता इबिलोस्कोपिक, तो एक तो ये तरीका है। बात समझ में आ रही? आइए पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लूं, फिर इस पूरे फॉर्मूले को हम अच्छी तरीके से डिराइव करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इससे हम किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। डन? तो सबसे पहले मेरे पास जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट ये रहेगा कि मैं किस तरीके से केबी की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो अब देखिए, मैंने ये कहा कि केबी, ये मेरे पास में आर क्या है बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मैं उसको ले रहा हूं 2 का स्क्वायर। बड़ा ध्यान से एक एक चीज को आप लोग समझना। फिर मैं कहता हूं 1000 इंटू एलबी, और ये एलबी क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये एलबी क्या होती है बेटा? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। T0B क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लीजिए मैं पहले एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दूं। ये लीजिए, T0B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये लीजिए। दूसरी चीज R क्या है? R है मेरे पास में यूजीसी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? M क्या हो गया मेरे पास में? मान लीजिए कि मैं यहां पर कोई भी मोलल मास वगैरह ले लेता। R मेरे पास में क्या हो गया? वेपोराइजेशन क्या हो गया? R ही बात। और LB क्या होता है बेटा? हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज
आ रही बात समझ? एलबी क्या होता है? हीट रिक्वायर टू वेपोराइज 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस को जो वेपोराइज करने के लिए आपको हीट चाहिए, क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? 1 ग्राम सब्सटेंस को जो हीट, मतलब हीट जो रिक्वायर है 1 ग्राम सब्सटेंस को वेपोराइज होने के लिए, वो ये कहलाएगी। तो क्या मैं इसका एक और फार्मूला जनरेट कर सकता हूं? यस, बड़ा ध्यान से देखिएगा। केवी आ रही है बेटा बात समझ? मेरे पास में वही है आर गैस कांस्टेंट, टी नॉट बी का स्क्वायर, और यहां पर मैं लिखूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखा है मैंने बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, बड़ा ध्यान से देखिएगा, 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये लीजिए, इससे भी मैं इस केबी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहां पर वास्तव में ये चीजें हैं क्या? ये चीजें हैं क्या? तो सबसे पहली चीज, एम तुम्हें पता पड़ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट है, आर तुम्हें पता पड़ गया, टी पता पड़ गया, और डेल्टा एच क्या है बेटा? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या ले रहा हूं मैं यहां पर? ये डेल्टा एच बी, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहला रही है ये? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये पॉइंट क्लियर? क्या ये सारी चीज अब आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आने लग गई? तो लुक, अब मेरे पास में इस डेल्टा एच की यूनिट डिपेंड करती है सबसे पहली तो कि क्या चीज है। इसके अंदर मैं इस आर की यूनिट पर क्या डिस्कशन करूंगा, तो यहां यूनिट क्या डालूंगा और ये किस तरीके से डालूंगा। तो मेरे को ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो सकता है कि जूल में दिया जाए, और हो सकता है कि मुझे कैलोरी में दिया जाए। क्लियर? न्यूमेरिकल के दौरान हो सकता है कि मुझे जूल में हो, और हो सकता है मुझे कैलोरी में। अब ये जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, मैं क्या कह रहा हूं? मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। क्लियर है क्या बेटा? ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मोलर मास के बराबर होगी। आइए, अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है? जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने एक क्यूब आइस का लिया और रूम में यहां रख दिया टेबल पे, तो क्या होगा? वो अपने आप ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो मेल्ट अपने आप क्यों हो रहा है? वो उस रूम की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी चीज को अपन कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक साधारण तरीके से आप लोगों को मैंने समझाया है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है क्या। हिंदी में इसको कहते हैं समभवन की ऊष्मा। आ रही है बात समझ में? चले, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब मेरे को देखिए, अगर ये मेरे पास में जूल में, तो फिर मैं जो आर की यूनिट काम में लूंगा वो लूंगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर है क्या? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कब? डेल्टा एच वेपोराइजेशन ये है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? अब दूसरा, अगर मैं कैलोरी की बात कर रहा हूं, अगर ये यूनिट मुझे कैलोरी में दी गई है, तो नो डाउट कि मैं यहां पर आर की यूनिट 2 कैलोरी, आ रही बात समझने, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स को लेते हुए और आगे बढ़ते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा। पहला पॉइंट बोलो, पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीजें क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपसे फिर डिस्कस करता हूं इसी पॉइंट के ऊपर कि आपने इस चीज को अभी अभी यहां देखा। क्या आपने कहा कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्वांटम फैक्टर के बी इंटू मोलैलिटी, और आप जानते हैं ना, मोलैलिटी विल इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, और यहां पर मैं कह रहा हूं डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें ले रहा हूं बेटा, अब ये इन ग्राम में आएगा बिकॉज मैंने 1000 ऊपर ले लिया है। तो क्या अब मैं यहां पर कह सकता हूं क्या? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आयोटा इंटू के बी इंटू वेट ऑफ सब्सटेंस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000
अपॉन WB इन ग्राम। से यस या नो? तो क्या यहां से अब आप लोगों के पास में ये नंबर 1 फार्मूला मिला क्या? ये लीजिए। तो क्या मैं अब इसको और इसको लेऊं तो मैं इसको नंबर 1 कह सकता हूं? हाँ या ना? बाकी दो चीजें और याद रखना साथ साथ। दो चीजें कौन कौन सी? कि डेल्टा टीबी इजिकल टू, ये होता है टीबी माइनस का टी नॉट बी, और दूसरा मैंने कहा है कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी। ये लीजिए, ये चीज बिल्कुल क्लियर है आपके? तो अगर ये क्लियर है तो मैं इसको ये लीजिए, सबसे पहले मैं इसको नंबर 1 कह देता हूं, इसको मैं नंबर 2 कह देता हूं, और इसको मैं नंबर 3 कह देता हूं। क्लियर है? तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपको पता लग गया। अब क्या मैं इसी के जरिए, ये मेरे पास में जो WA है ये मेरे पास में सॉल्यूट है, और ये क्या है बेटा? FA मास ऑफ सॉल्यूट है। मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है क्या बेटा? क्या मैं अब इसी से ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉन टॉप फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू WA लुक इनटू 1000 अपॉन डेल्टा TB मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। से यस या नो? क्या बेटा मेरे पास में अब ये फार्मूला नंबर 4 बन गया क्या? तो इस फार्मूले से मैं सब्सटेंस का, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगा। यहां से मैं उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करूंगा। क्लियर है क्या? आइए अब थोड़ा सा और चीजों को आप समझने की प्रयास कीजिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। क्लियर है क्या बेटा? तो बड़ा ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा? क्या ये पूरी की पूरी टर्म, बड़ा ध्यान से समझना, मैं इसको एक अलग से थोड़ा सा लूं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को अगर मैं डेवलप करूं तो आप बड़ा ध्यान से इस चीज को समझिएगा। क्या ये पूरी चीज मेरे पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट है क्या? डन। क्या ये पूरी चीज मैं यहां लेके आ रहा हूं? तो बड़ा ध्यान से देखना, ये क्या मेरे पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट है क्या? इसको ऐसा लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर मैं इन सब चीजों को देखूं तो क्या डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट के आ रहा है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं क्या? और देखिए, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इनमें आपको बड़े अच्छे से पहले डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि डेल्टा TB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TB के भी आ रहा है। लुक, अब मैं आपसे एक चीज डिस्कस करता हूं। मैंने क्या कहा? कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप देख सकते हो ये मोल्स है, मोलालिटी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी तो है ही। तो क्या मैं आप कह सकता हूं कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा TB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहूंगा बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीजें आपको जो छोटी छोटी हैं ये क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही आपको सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर है तो इसके न्यूमेरिकल्स में, मैथमेटिक्स के सिवा आपको कहीं भी वैल्यूज को पुटअप करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैथमेटिक्स पार्ट केमिस्ट्री का नहीं है, समझ में आ रही है ना? केमिस्ट्री में तो आपको सारी चीज क्लियर हो गई, मैथमेटिकल पोर्शन में अब न्यूमेरिकल्स में काटना पीटना वहां मिस्टेक हो सकती है, बाकी वैल्यूज को पुटअप करना, यूनिट निकालना, यहां मिस्टेक होने का कोई वो नहीं है। आप आराम से एक एक क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब लोग एक चीज बड़े काम की देखना, वो काम की चीज क्या है, इधर नोटिस करो कि मैंने कहा ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी के आ रहा है क्या? हाँ यार, इधर देखो और इधर समझो। मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, मुझे नजर आ रहा है। तो अब कल को वो मुझे कह दे कि H2O C2H5OH बेंजीन, आ रही बात समझ में? क्लियर है? एसिटिक एसिड, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दे दे और मुझे कह दे कि इनमें से किस सॉल्वेंट के लिए इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो क्या मैं टेबलें याद रखूं उन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, भाई किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? नहीं। क्या मुझे रिलेशन दिख रहा है? अरे भाई जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा डेफिनेटली उसका केवी भी ज्यादा होगा। अब आप जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। अब आप जानते हैं कि बेंजीन एसिडिक एसिड, क्लियर है क्या? मैं बेंजीन की जगह टाउलिन ले लेता हूं, ये लो, या बेंजोइक एसिड ले लेता हूं, ताकि आपको एक एक चीज तो पता पड़े। इसका 122 होता है, इसका 60 होता है। ये लीजिए, आपने इथाइल अल्कोहल लिया तो 12 दूना 24, 24 और 6 30, 40 46 46। तो नो डाउट अब के भी ज्यादा किसका होगा? ऑब्वियसली अगर मैं इसको कह दूं ए, इसको कह दूं बी, इसको कह दूं सी और इसको कह दूं डी, तो नो डाउट सी, सी के बाद में मेरे पास में आएगा डी, डी के बाद में मेरे पास में आएगा बी और बी के बाद में आएगा ई। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 2 4 5 आपको सॉल्वेंट दे देगा और पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है। तो डेफिनेटली हमेशा ये याद रखो, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसके इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। बोलो बेटा यहां तक क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बीएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर है क्या, वो यहां से क्रिएट होते हैं। और नीट जेई यही तो आधार है कि वो आपको कुछ ना पूछे, ये उसको मालूम है बच्चा वैल्यू को न्यूमेरिकल्स में डालेगा, पुट कर लेगा और आंसर दे देगा। वो आपसे अब सीधा सीधा पूछेगा, 4 5 सॉल्वेंट देगा आपको, क्लियर है? अल्कोहल दे दिया, मिथाइल अल्कोहल दे दिया, इथाइल अल्कोहल दे दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे दिया, वगैरह वगैरह अल्कोहल की 4 5 वैरायटी दे दी और आपसे पूछ लिया इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा। हम नहीं बता रहे, ये आपको रिलेशन बता रहा है। बात समझ में आ गई? तो किसी रिलेशन के जरिए हम कैसे पता कर लें कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। मुद्दा क्लियर? मेरी बात यहां तक समझ में आई? अब यहां तक बात समझ में आई तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमसे पूछा जाता है, पहले मैं उस पर आता हूं। एक बड़ा साधारण सा क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है, कैलकुलेट, आ रही बात से, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वाटर, या मैं कहूं फॉर 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट केबी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर। ये लीजिए, फॉर वाटर, वाटर के लिए इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो ये चीज, अब आप हमेशा याद रखिएगा 2 4 चीजों को, कि जो वाटर होता है उस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं प्योर की बात कर रहा हूं, प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉइल हो जाता है। और इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है वो आप याद रखिएगा 540। तो मैंने क्या कहा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरीज। आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या बेटा? हाँ, लिखना भूल गया, 540 कैलोरीज पर ग्राम, यूनिट भी तो पूरी लिखनी होगी। तो 540 कैलोरीज पर ग्राम, ये क्या होती है बेटा, इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आपने क्या किया, अब आपने कहा कि K इज इक्वल टू, आप पढ़ के आए हो R T नॉट B का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब बड़ा ध्यान से देखिए,
आपने लेटेंट हीट की वैल्यू कैलोरीज में डाली तो आर की वैल्यू भी कैलोरीज में आएगी और आर की वैल्यू हो जाती है 2 ये लीजिए। अब आपने टेम्परेचर को आपको केल्विन में डालना होगा तो 100 का मतलब हो गया 373 का स्क्वायर अपॉन ये लीजिए 1000 इंटू 540। ये सारी वैल्यूज आपने पुटअप कर ली और बेटा ओवरऑल सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स ये आपको फाइंड आउट होगा। 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स ये लीजिए। तो 100 ग्राम वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू आएगी वो 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स होती है। अब ये हमेशा के लिए आपको याद हो जानी चाहिए। क्लियर? हमेशा के लिए ये याद हो जानी चाहिए कि क्या होता है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है बेटा? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर। वाटर के लिए ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू है। आइए यहां तक ये आपका पोर्शन बिल्कुल क्लियर होता है। अब मैं आपसे आगे डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। क्लियर है? मैं आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले मैं बड़े साधारण से न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। लीजिए मैं सबसे पहले आपसे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल लिखना स्टार्ट करता हूं, मतलब डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। ये पहला शायद आपके बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। डायरेक्ट पूछा जाता है, सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? आइए अब मैं आपसे न्यूमेरिकल नंबर सेकंड डिस्कस कर रहा हूं। बड़ा आराम से सोच करके जवाब देना। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मैं क्या कह रहा हूं? कैलकुलेट boiling point of solution which contain उस सॉल्यूशन का मुझे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है which contain, या आगे बात समझ, या which is obtained ऐसा लिख देता हूं contain की जगह, which is obtained by dissolving आ रही बात समझ? बाय डिसॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ये लीजिए मैंने क्या कहा? कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्व 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। 200 ग्राम वाटर में मैंने 90 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सुनना। अब मैं यहां पर आपसे कुछ और चीजें भी डिस्कस कर सकता था। मैं यहां पर चाहता तो वेट बाई वेट परसेंटेज भी दे सकता था, क्योंकि वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? अमाउंट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मान लो मैं कह देता कि 20% वेट बाई वेट ग्लूकोज के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो अंडरस्टूड है कि 20 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर आपको ये पता होना चाहिए। इसीलिए यहां पर अब हर तरह के क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं। मान लीजिए मैं कह देता कि 90 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर और साथ में मैं आपको डेंसिटी देता, तो क्या आप आराम से इसको यूनिट कन्वर्जन के जरिए ग्राम में ले आते और ग्राम में ला करके फिर क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। मैंने पूछा क्या है आपसे? बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैंने आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो नो डाउट आप जानते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस का टी नॉट बी होता है, और मिलाने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपसे निकलवा रहा हूं। और मैंने वाटर दिया है तो वाटर मेरे पास में सॉल्वेंट हो गया और ग्लूकोज मेरे पास में सॉल्यूट हो गया। तो क्या मुझे अब कुछ इस तरीके से टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी प्लस का टी नॉट बी, अगर मैं ये डालूंगा तो ही तो मुझे क्या मिलेगा बेटा?
ये बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा किसका, इस सॉल्यूशन का। लेकिन इस चीज को कैलकुलेट करने से पहले क्या मुझे डेल्टा वी टी वी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और सुनिए, तो क्या मैं अब डेल्टा टी बी इजिकल टू आयोटा इंटू के बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू ये लीजिए 1000 अपॉन डब्ल्यू बी इन ग्राम, इस फॉर्मूले के अंदर क्या बेटा ये सारी इस वैल्यूज को पुटअप कर दूंगा। तो लुक, जैसे ही मैं ये सारी इस वैल्यू को पुटअप करता हूं तो लुक, डेल्टा टीबी इजिकल टू ग्लूकोज है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए आयोटा की वैल्यू 1। अगर इलेक्ट्रोलाइट होता तो आपको चेक करना था कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है स्ट्रांग है। उसके लिए मैं पूरा क्वांटम फैक्टर आपको सिखा के आ चुका हूं। अब आपको पता लग गया होगा क्वांटम फैक्टर की वास्तव में वैल्यू क्या है, किस तरीके से। ये तो मैंने ग्लूकोज लिख दिया, मान लीजिए कि मैं कह देता 90 ग्राम Na2SO4 को डिसॉल्व किया गया होगा, और ये बात समझ, K2SO4 को डिसॉल्व किया गया होगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी कोई सा भी सॉल्ट दे देता और उस सॉल्ट से फिर मैं इस चीज को सॉल्व करवाता, बॉइलिंग पॉइंट निकलवाता, तो अंडरस्टूड है कि वहां पर अब ये क्वांटम फैक्टर काम करेगा। क्लियर है क्या बेटा, बोलो बात समझ में आ रही। अंडरस्टूड है केबी की वैल्यू मैं डालूंगा 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब यूनिट डालने की मुझे जरूरत नहीं है। क्लियर। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि वाटर के लिए वो कभी भी क्वेश्चन में देगा नहीं, आपको याद रखना है 0.52। क्लियर, आ रही है बात समझ में। इनटू 90 ग्राम मैंने आपको ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, ये लीजिए 1000 अपॉन ये दिया है मैंने 200 ग्राम। हाँ या ना। अब तो कैलकुलेशन बहुत ही आप लोगों के लिए आसान हो गई है। देखिए 90 से ट्वाइस टाइम कट गया 2, हाँ या ना, और ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया है। क्लियर है क्या बेटा, आ रही है बात समझ में। ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया है। अब अगर आप इसको 2 से काट देते हैं तो 2 2 जा 4 और ये लीजिए तो ये 0.26 बन जाता है, और 0.26 को जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है क्या बेटा, तो 20 पंजे 6 और 6 पंजे 30, तो ये लीजिए 1.30। क्या वैल्यू आती है डेल्टा टीवी की, नो डाउट सारी यूनिट कट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आंसर केल्विन में आएगा। तो 1.30 केल्विन। क्या ये आपको डेल्टा टीवी मिल गया क्या? जैसे ही आपको ये डेल्टा टीवी मिल गया आप तुरंत वैल्यूज को पुटअप कर सकते हैं। ये लीजिए टीबी इजिकल टू 1.30 केल्विन, ये इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको डाल रहा हूं, प्लस आ रही बात समझ में। अब प्योर वाटर के लिए 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका बेटा, प्योर वाटर का। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं इसको जोड़ दूं तो क्या मेरे पास में 3 आ रही बात समझ में 74.3 केल्विन आंसर आ जाएगा क्या। तो कहने का मतलब अगर मैंने वाटर को बॉईल किया 90 ग्राम शुगर डाल करके 200 ग्राम वाटर को, तो उस वाटर का मतलब उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 374.3 केल्विन होगा। क्लियर है क्या बेटा। अब मान लीजिए कि वो मुझे क्वेश्चन डिग्री सेंटीग्रेड में देता, तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केल्विन में ही ये चीज, अब माइनस मत कर देना कहीं इसमें से। तो अंडरस्टूड है 1.30 प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर जोड़ोगे तो 10.30। आ रही है बात समझ में। ये लीजिए डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। बोलो पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान था, ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई। एनी डाउट बेटा, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल मैंने फर्स्ट उठाया है। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत रही होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए क्लियर है। अब आप लोग घर जाकर के इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। मिस्टर सिद्धार्थ, आप ये 3 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। हम कल की क्लास में इन क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करेंगे। पहला, ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये पहला क्वेश्चन डन। इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा ये आपसे दूसरा क्वेश्चन, ये लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है।
on dissolving 1.17 gram of cane sugar water, the boiling point of इतना इतना calculate molar elevation constant of solvent. ये भी निकालना है. आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो वीडियो देखना, पॉज करना और पॉज करके पहले इनको लिखना, सबको बिल्कुल अच्छे से. क्लियर? और सॉल्व करने की कोशिश करना. ये लीजिए, फिर मैं अगला तीसरा लास्ट न्यूमेरिकल आपको ये और देता हूं. डन? ये लीजिए, ये 3 न्यूमेरिकल्स आपको मैं मास निकालने के लिए दे दिया, तीनों वैरायटीज के ऊपर मैंने दे दिया है. आ रही है बात समझ में? 3 वैरायटीज के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स पर न्यूमेरिकल्स डेवलप होते हैं, तो आपको तीनों न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं. मैंने क्या कहा? आपको तीनों न्यूमेरिकल्स, नंबर 1 ये रहा, 4.18 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 240 ग्राम ऑफ वाटर. तो WA दे दिया और WB ग्राम में भी दे दिया आपको. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज 100.65 डिग्री सेंटीग्रेड. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है मैंने एट 1 atm. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. तो MA निकालना है आपको, सीधा फॉर्मूला लिखाया हुआ है. ये रहा बेटा आपके पास में, आराम से ये रहा मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला. क्लियर है? ये रहा. आप इस पूरे फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुटअप कीजिए. डेल्टा टीवी दे दिया, WA दे दिया, ये दे दिया, KB की वैल्यू दे दी, सीधी पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा. ये लीजिए. अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो जब मेरे पास में सेकंड क्वेश्चन हो गया है, ऑन डिसॉल्विंग 1.17 ग्राम ऑफ केन शुगर इज 25 ग्राम ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट राइज. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है. तो ये जो वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं वो डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रहा हूं. किसकी वैल्यू दे रहा हूं? ये वाली डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रहा हूं. याद रखना. तो कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट. तो अब आपको यहां पर केबी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. क्लियर? इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑन डिसॉल्विंग 0.25 ग्राम, ऑन डिसॉल्विंग 0.52 ग्राम नेफ्थलीन in 50 grams CCl4 carbon tetrachloride, the boiling point rise by 0.4 Kelvin when 0.62 gram of a non-volatile solute is dissolved in 50 grams CCl4. The rise in boiling point is 0.62 Kelvin. Calculate molecular mass of non-volatile solute. ये 3 क्वेश्चन आप कल की क्लास में बहुत अच्छे से सॉल्व करके रखेंगे. मैं आते ही फटाफट पहले इनको सॉल्व करूंगा. क्लियर है? जल्दी जल्दी इनको मैं सॉल्व करूंगा और सॉल्व करने के बाद में हम सीधे आ जाएंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर. आराम से वीडियो को पॉज करना, देखना, न्यूमेरिकल्स लिखना, भाषा समझना और सॉल्व करना. बहुत इजी 3 न्यूमेरिकल्स दिए हैं. तो कल हमारा टॉपिक रहेगा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट. वो बहुत छोटा है. जो चीज ये है जहां हमने डेल्टा, आ रही बात समझ में, टीबी की बात की है, वहां टीएफ की बात करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे. यहाँ केबी की बात की है, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट की, वहां केएफ की बात करेंगे. क्लियर है? वो कहलाता है क्रायोजेनिक कांस्टेंट. आ रही बात से, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये कहलाता है इबिलोस्कोपिक. तो हम बस अब तो कल वाला पोर्शन तो बहुत ही आसान पोर्शन है, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा जरूर हम डीप स्टडी करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर में हो क्यों रहा है, और हर एक ऑस्मोटिक प्रेशर की एक एक चीज को हम थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. वी विल मीट टुमारो एट सेम टाइम. आई होप कि आप ये न्यूमेरिकल्स कल करके रखेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.